हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। तो हमने डी एंड एफ ब्लॉक को ख़त्म कर दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आखिरी लेक्चर में हमारे स्टार्ट कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कह लो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का एक वन शॉट। ठीक है, वन शॉट सीरीज़ में फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। इस लेक्चर के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वहाँ पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने नोट्स पर आते हैं। देखिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके चैप्टर का नाम है। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन वर्ड आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब सर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? आपको आयोनिक बॉन्ड याद है? आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता था? एक जो है उसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर कर दिए दूसरे को। ठीक है, पार्शियल शेयरिंग नहीं, कंप्लीट शेयरिंग। ठीक है, परमानेंटली अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। कुछ कुछ उसी तरीके से आपका बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है? एक चीज़ के पास, जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एक होता है मेटल, जो कि इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने एक वेकेंट ऑर्बिटल में रखेगा। किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने वेकेंट ऑर्बिटल में रखने से ये जो बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये क्या बनाते हैं? इनकी मदद से बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, ये तो भी मैंने आपको चलो बताया ही है। कैसे दिखते हैं, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में आगे से आगे कवर करेंगे। अब भाई, ये तो ठहरी हमारी जनरल बातें। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं एक बहुत खास बात बोलने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, मैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास इसमें इस चैप्टर में पूछने के लिए सिर्फ 3-4 चीज़ें ही हैं जिनके ऊपर आई एम श्योर कि क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे एक क्वेश्चन आपका बच्चा इसमें फिक्स्ड रहता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ भी कर देना तुम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में चाहे तुम गालियाँ लिख के जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर का होगा ही होगा। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ के, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपका शेप क्या है, ठीक है, ये सब आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ होती है बच्चा, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें से आने का क्वेश्चन चांस कम होता है, लेकिन उसमें MCQs बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक में ही बताया था कि डी एंड एफ ब्लॉक में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कह लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे। और मैंने अभी बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। ठीक है, जो मेटल आयन होता है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। तो देखिए, transition metals form a large number of complex compounds in which metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electron। ठीक है, जनरल अगर मैं बोलूँ तो ये अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें लिगेंड्स बोला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इन्हें लिगेंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, सच कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो बच्चा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका डबल सॉल्ट, एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा जूम करके इसके बीच का डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए, डबल सॉल्ट क्या है? आपने दो सिंपल सॉल्ट को, ठीक है, सिंपल सॉल्ट मान लीजिए, मैंने एक पोटेशियम सल्फेट उठाया, ठीक है, और दूसरा मैंने उठा लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो एक पोटेशियम सल्फेट उठाया, एक एल्यूमिनियम सल्फेट उठाया, इन दोनों को इक्विमोलर कंसंट्रेशन में, इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स कर दिया। जब मैंने इन दो सॉल्ट्स को, दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स किया था, तब ये मिलके बन जाते हैं डबल सॉल्ट। इसका बच्चा सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैश एलम। आप अभी 12th क्लास में हैं, जो CBSE के बच्चे हैं उन्हें इसका क्रिस्टल्स बनाने का भी एक प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ये होगा, जो CBSE में बच्चे हैं, पोटैश एलम के क्रिस्टल्स बनाना। तो उसमें वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जी बताओ चलो पोटैश एलम का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके सामने यहाँ पोटैश एलम का फॉर्मूला लिखा हुआ, देखिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, डॉट 24H2O। ठीक है, दिस इज पोटैश एलम बच्चा।
क्या मिला के बना, पोटेशियम सल्फेट को और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिला के बना था, ठीक है। जबकि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनमें चाहे कंसंट्रेशन इक्विमोलर हो चाहे ना हो, ठीक है, एक प्रोपोर्शन जो है वो इनकी इक्विमोलर हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए, डबल सॉल्ट जो होते हैं दे आर आयनिक एंड डोंट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनमें मैंने आपको बताया था इनके अंदर तो यार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होगा ही होगा, ठीक है, इनके अंदर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना ही होना है, ठीक है। तो ये आयनिक हो चाहे ना हो लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो इनके बीच में हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि मैंने दो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो लिए थे, ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे पोटैश एलम बनाना था तो मैंने एक पोटेशियम सल्फेट लिया था और एक मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया था। तो पोटैश एलम की प्रॉपर्टीज़ पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलती होंगी। क्लियर है इतनी बात। यही अगर मैं दूसरे केस में आ जाऊँ कोऑर्डिनेशन वाले में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी है वो उसके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको मिला के वो बना होता है उनके जैसी नहीं होती, ठीक है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि इन डबल सॉल्ट्स मेटल आयन शोज देयर नॉर्मल वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। देखो, जो डबल सॉल्ट्स होते हैं ना उनमें जो मेटल्स होते हैं उनका ना अपना एक वैलेंसी होता है, ठीक है। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में एक वैलेंसी का चार्ट पढ़ा होगा, ठीक है, +2 -1 ऐसे करके, ठीक है। तो डबल सॉल्ट्स के केस में जो क्या होता है जो मेटल आयंस होते हैं वो अपना खुद का नॉर्मल वाला वैलेंसी दिखाते हैं, पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक वैलेंसी नहीं होती, वहाँ पर दो दो वैलेंसी होती हैं, ठीक है। एक को होती है आपकी प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब ये भी सुन लो कि जो प्राइमरी होती है दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर। हम आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे मैं सब आपको डिटेल में देखना भी सिखाऊंगा कैसे देखते हैं। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, एंड जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। क्लियर है। चलिए, उसके बाद मेन पॉइंट क्या है बच्चा, डबल सॉल्ट जो होते हैं दे लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। मान लीजिए मैंने किसी डबल सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया, मैंने पानी के अंदर किसी सॉल्वेंट के अंदर पोटेशियम को डाल दिया, तो ये अपना क्या कर देगा, ये डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने कह लो कि सोल्यूशन के अंदर जाके अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ठीक है। और मज़े की बात सुनो, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जब मैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये जो आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, जब मैं इसकी ब्रेकिंग करूँगा, ठीक है, सोल्यूशन बनाऊंगा ना जब इसका, तो सोल्यूशन बनाने पे जब ये ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा K पॉजिटिव, ठीक है, और ये पूरा जो आपका स्फेयर है, ठीक है, ये पूरी चीज़ जो FeCN6 है इस पूरे को हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 K पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पे 4 नेगेटिव्स का साइन आ जाएगा, ठीक है। 4 K पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, 4 नेगेटिव, ठीक है, 4 नेगेटिव। अब K तो अलग हो गया, ठीक है, यहाँ तो हमको आयनाइजेशन देखने को मिल गई, पर मज़े की बात क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ना बच्चा, ये आगे नहीं टूटता। कोऑर्डिनेशन स्फेयर कभी भी आगे नहीं टूटता, ये याद रखना। आप सिर्फ अगर ब्रेक कर सकते हैं तो इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर को इस पोटेशियम से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप इस स्फेयर को ब्रेक कर देंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, FeCN6 वाला पार्ट, वो नहीं होने वाला, ठीक है, वो कभी नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूशन के अंदर जाके जो है क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बच्चा कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक वो जिसके ऊपर जो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर जब आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जब आपके कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है बच्चा। IUPAC जो है वो इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे, ठीक है, IUPAC जो है इस लेक्चर में नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वन शॉट, एंड अगर हमने IUPAC को इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसके डिटेल्ड लेक्चर्स बनाएंगे तो उनके अंदर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में अलग से सॉल्व करना सिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ के, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में, इस वन शॉट लेक्चर में आपको IUPAC नहीं मिलेगा, उसके अलावा इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए बच्चा, फिर आता है लिगेंड्स।
ठीक है। अब लीगेंड क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने बताया था एक के पास कुछ देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो जो डोनर है ना इस केस में, वो डोनर क्या है, वो डोनर इस केस में है लीगेंड। उसका नाम क्या होता है, लीगेंड होता है, ठीक है। ये मेटल कोई भी मेटल का एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है कोई भी। जैसे आपको यही वाली एग्जांपल देखने को मिलेगी, ये वाली देखिए। इस एग्जांपल में आपको CN देखने को मिल रहा है, ठीक है। CN इज साइनाइड। तो बच्चा ये जो CN होता है यहाँ पर इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका लाइगेंड, ठीक है। कई लोग इसको लाइगेंड बोलते हैं, कई लोग इसको लिगेंड बोल देते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं सुविधा के लिए। लीजिए, चलिए। The atom, ion or molecules which can donate the lone pair of electrons to central metal atom by coordinate bond in a complex are known as ligands, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को, जो सेंटर में मेटल है उसको जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है बच्चा, लिगेंड होता है, ठीक है। तो आपके सामने अगर डेफिनेशन आएगी पेपर में तो आप सिर्फ एग्जैक्टली यही सेम चीज़ लिखोगे, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन थी। फिर बच्चा लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी बच्चा हम डेंटिसिटी को गिनते हैं, ठीक है। अब ये डेंटिसिटी क्या है, मान लीजिए कि मेरा एक लिगेंड है, ठीक है, एक लिगेंड है ए, वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक लिगेंड है बी, वो दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसके पास, यानी कि दो डोनेटिंग साइट्स हैं। तो ऐसे करके इन बेसिस पे हम लिगेंड्स को ना डिवाइड करते हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डेंटिसिटी। यानी कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, किसके पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे, उस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डेंटिसिटी, ठीक है। सो द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ आपके डोनर एटम्स हैं, उतनी ही ज़्यादा डेंटिसिटी होगी। मान लीजिए किसी लिगेंड के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, वो सिर्फ एक ही साइट से, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इन दैट केस हम उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट, ठीक है। तो सिंगल डोनर साइट जिसके पास होगी वो मोनोडेंटेट होगा, यानी कह लो कि यूनिडेंटेट होगा। उसके पास क्या, तो उसके एग्जांपल जो होती हैं दैट इज Cl नेगेटिव Br, ठीक है। फिर आता है बच्चा आपका, जैसे इसमें एक साइनाइड जो है, यहाँ पर मैंने साइनाइड लिख के कट किया है, उसके पीछे का एक रीज़न है, ठीक है। आपको वो रीज़न मैं समझाऊंगा, ठीक है, जब अगर आप साथ साथ में नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड नोट्स लिख रहे हैं तो मैंने क्यों कट किया है यहाँ पर, मैं इसका आपको मतलब समझाऊँगा, ठीक है। साइनाइड जो होता है बच्चा, एक्चुअल में उसके पास डोनेटिंग साइट जो होती हैं वो एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि टेक्निकली उसके पास एक टाइम पे एक ही डोनेटिंग साइट वर्क करती है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो है वो 2 डोनेटिंग साइट्स हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे एम्बिडेंटेट लिगेंड में, ठीक है। चलिए, फिर आता है बच्चा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में वर्ड आ रहा है बाई, बाई का मतलब सर 2, यानी कि इसके पास वो लिगेंड है, ठीक है, ये वो लिगेंड है जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होंगी, ठीक है। इसमें सबसे बड़े एग्जांपल जो है वो आपकी ऑक्जिलेट आता है, ठीक है, इसको हम OX2 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक आपके पास ईन होता है दैट इज इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। ये दोनों क्या है, इनके पास दो दो डोनेटिंग साइट्स हैं। यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है ना, ठीक है, तो ये 2 डोनेटिंग साइट्स होगी, और यहाँ पर देखो 2 O नेगेटिव है, तो इसके पास क्या होगी, 2 डोनेटिंग साइट्स होगी। क्लियर है। चलिए, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। देखिए, अब जो 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वैसे तो हम 2 वालों को भी, जो आपके बाइडेंटेट होते हैं उन्हें भी हम पॉली में ही गिनते हैं, ठीक है। बट 2 से ज़्यादा जिनके पास डोनेटिंग साइट्स होंगी उन्हें हम बोलते हैं बच्चा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की सबसे बढ़िया एग्जांपल EDTA दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। क्या बोला मैंने, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये आयन जो है इसके ऊपर 4 नेगेटिव क्यों है, देखो 4 एसीटेट है आखिरी में, ठीक है, और चारों के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसको EDTA 4 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बच्चा बात करें इसकी डेंटिसिटी की, तो डेंटिसिटी माने कितने नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स है इसके पास, कितने नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स हैं, तो देखो 4 ये नेगेटिव हो गए, ठीक है, जो 4 एसीटेट हैं जिनके पास नेगेटिव है, ठीक है, तो ये 4 ये नेगेटिव हो गए, और एक साइड इस नाइट्रोजन की, एक साइड से ये नाइट्रोजन, ठीक है, तो 4 + 2 कितने हो गए, डोनेटिंग साइट्स होगी आपकी 6, 2 नाइट्रोजन की तरफ से और 4 ऑक्सीजन से। क्लियर है इतनी बात। तो डेंसिटी कितनी होगी बच्चा,
छः होगी, ठीक है, इसलिए हम इसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं, ठीक है। होता है सीक्वेंस बच्चा ऐसे ही है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट। बट क्योंकि हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए है कि क्या हुआ था, हमने एनसीईआरटी ने इसको क्या किया, सीधा एक पॉलीडेंटेट करके नाम दे दिया। क्लियर है। अब आते हैं बच्चा इंटरेस्टिंग पे, ठीक है, दैट इज़ योर एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इस टाइप का कह लो कि एक्सेप्शनल लिगेंड होता है, ठीक है, जिसके पास डोनेटिंग साइट्स तो दो होती हैं, बट वो एक टाइम पर एक ही डोनेटिंग साइट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। बात को समझ रहे हो? डोनेटिंग साइट्स दो हैं, बट ऐसे लिगेंड जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो एक टाइम पे एक ही साइट को डोनेट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये दो साइट्स हैं डोनेशन की, अगर यहाँ से डोनेट हो रहा है तो ये काम नहीं करेगा, अगर यहाँ से डोनेट हो रहा है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, दोनों से एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। सो दीज लिगेंड्स which have two donor atoms but use only one at a time to attach to the central metal atom, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने के लिए एक टाइम पर एक ही जो यूज़ करे, एक ही डोनर साइट यूज़ करे, दैट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसका एग्जांपल बच्चा साइनाइड, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ पर क्यों काटा था उसको, ठीक है, उसको काटने के पीछे का रीज़न क्या था? उसको काटने के पीछे का रीज़न ये था कि टेक्निकली अगर हम इस नज़रिए से देखें कि साइनाइड जो है वो एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, साइनाइड जो है वो क्या कर रहा है, एक टाइम पे एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम उसे मोनोडेंटेट भी तो गिन सकते थे, ठीक है। बट वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में बच्चा एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो आपका साइनो हो गया, आइसोसाइनो हो गया, ठीक है, थायोसाइनो, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं एस लगा देता हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ, तो केमिस्ट्री में हम उसको थायो बोलते हैं, उसके लिए थायो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो साइनाइड के साथ, साइनो के साथ थायो लग गया, ठीक है, सल्फर लग गया, इसलिए ये थायोसाइनो हो गया, और ये हो गया आपका आइसोथायोसाइनो, ठीक है। इसको साइनेट भी बोल देते हैं, ठीक है, कई लैंग्वेजेस में, ठीक है, कई बुक्स के अंदर इसको साइनेट मेंशन किया होता है, ठीक है, बट आप इसको साइनो ही यूज़ कीजिएगा। फिर बच्चा बात आती है आपकी चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। कई लोग इसको काइलेटिंग बोलते हैं, कई लोग इसको चिलेटिंग बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ चिलेटिंग, ठीक है। क्या होता है बच्चा कि आपके जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जैसे मैंने बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गए, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा वाले जो हो गए, ठीक है, जो हायर वाले हो गए, जिनकी डेंटिसिटी दो या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बच्चा, डोनेटिंग साइट जो होती हैं वो कितनी हो जाती हैं, डोनेटिंग साइट जो है वो दो से या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है ना, दो या उससे ज़्यादा हो जाती हैं। इन दैट केस बच्चा हमारे पास रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। आपको ये याद होगा, अभी हमने बनाया था, ठीक है, दिस इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, सॉरी आपका 1 2 ठीक है, ये क्या होता है आपका इथाइलिन 1 2 डायमीन या फिर इथेन 1 2 डायमीन। क्लियर है। तो ये जो इन होता है बच्चा, ये क्या है, इसके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। ये आ गया मेटल, ठीक है, एम से मेटल लिखा हुआ है। इथेन 1 2 डायमीन जो है वो एक नाइट्रोजन इधर से डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन इधर से डोनेट करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास टेक्निकली दो डोनेटिंग साइट्स हो गई, जिसकी वजह से एक रिंग फॉर्म हो गई यहाँ पे। अब बच्चा ये जो रिंग है, दिस रिंग इज नोन एज चिलेट रिंग, ठीक है, इसे हम बोलते हैं चिलेट रिंग। और एक चीज़ याद रखना बच्चा, जितनी ज़्यादा रिंग्स बनती जाती है ना, स्ट्रक्चर जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता रहेगा। क्लियर है, ये हम आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के टाइम पे। क्लियर है। चलिए, फिर आता है बच्चा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, वो स्पेस में कैसा दिखता है, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। तो आपके सामने मैंने देखो यहाँ पर बना रखा है, ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर वाला लेफ्ट वाला जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और राइट वाला एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना सिखाता हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा यहाँ पर एक चीज़ होती है कि कितने ज़्यादा आपके कह लो कि लिगेंड्स जुड़ रखे हैं मेटल के साथ। देखो इस केस में मेटल के साथ कितने लिगेंड हैं, 6 है ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। राइट वाले केस में देखो मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। क्लियर। चलिए
वही चीज़ जो भी हमने देखी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे देखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, टेक्निकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड, फॉर्म बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो लिगेंड में और सेंट्रल मेटल एटम में कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे इस केस में देखो CN है, अब साइनाइड जो है वो तो बेचारा एक बॉन्ड बनाता है, आपको याद होगा। ठीक है, अभी हम जस्ट इसके बाजू में पढ़ के हटे हैं कि जो साइनाइड होता है वो एक टाइम पे एक जगह से डोनेट करता है ना, तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। 6 साइनाइड अगर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। दूसरा केस देखो बच्चा, दूसरा केस क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या था, मोनोडेंटेट था, यूनिडेंटेट था, है ना। तो 2 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, 2 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक एक बॉन्ड ईच। फिर आता है इथेन 1,2-डायमीन। इथेन 1,2-डायमीन देखो, एक इथेन 1,2-डायमीन क्या था, 2 बॉन्ड बनाता था, है ना। दैट मीन्स कि जो अगर एक इथेन 1,2-डायमीन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 कितने बनाएंगे, 2 × 2 4। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर बच्चा हमारी बात आती है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में उसके सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर क्या चार्ज रहता है, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर। और बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान से फोकस करना। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमारा पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना। ये जो हिस्सा होता है ना बच्चा, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, जहाँ पर मैंने K4 लिखा हुआ है, दिस वन। ठीक है, दिस K4 जो है, दिस इज़ काउंटर आयन। हमको इस काउंटर आयन को इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, है ना। 4 पोटेशियम है तो कितना चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव। ठीक है, एक के ऊपर अगर 1 पॉजिटिव था तो 4 के ऊपर कितना आएगा, 4 पॉजिटिव ही तो आएगा। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, ये पूरा का पूरा क्या था, न्यूट्रल कंपाउंड था। मतलब जितना चार्ज काउंटर आयन पे, इस पे K पॉजिटिव पे पॉजिटिव में होगा, ठीक है, K4 पे जो पॉजिटिव में चार्ज होगा उतना ही स्फीयर के ऊपर नेगेटिव में होगा, इसको ओवरऑल को न्यूट्रल रखने के लिए। तो हमने क्या किया, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग करके इसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज रखा। अब बच्चा जो तरीका हम लगाते हैं हम वही तरीका लगाएंगे। ठीक है, 11th क्लास में भी हम ये चीज़ करते होते थे। आयरन है सेंट्रल मेटल एटम, हमको इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लो। साइनाइड जो होता है इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको किसी भी बुक में जो है लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने होंगे। साइनाइड इज़ -1। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम्स -6। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, -4। तो आपके पास ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा दैट वुड बी +2। ठीक है, +2। ये होता है तरीका बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। उसके बाद बच्चा लिगेंड्स को एक और बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कैसे अरेंज्ड है। मान लो अगर एक कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सभी सेम टाइप के लिगेंड्स हैं तो उसे हम बच्चा होमोलेप्टिक बोलते हैं। और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के लिगेंड्स आ जाते हैं तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, उसे हेट्रोलेप्टिक। तो कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर सेम टाइप के लिगेंड आ गए, सारे के सारे सेम टाइप के हैं, दैट इज़ होमोलेप्टिक। और अगर वो अलग अलग टाइप के हैं दैट मीन्स दैट इज़ हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है। चलिए बच्चा, अब हम आते हैं हमारी वर्नर्स थ्योरी पे। देखो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक कोई वैलेंसी नहीं होती, ये 2 वैलेंसीज पे काम करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। अब ये थ्योरी हमारे सामने कौन लेकर आया था, ये बात हमारे सामने एक साइंटिस्ट था वर्नर, वो लेकर आया था। ठीक है, तो वर्नर ने अपनी थ्योरी दी। उसने बोला यार कि जो मेटल होते हैं आपके, ठीक है, जो मेटल एटम होते हैं इसमें उनके पास कोई एक टाइप की वैलेंसी नहीं है, दे आर हैविंग 2 वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, पहली बात तो उसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज़ आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर। एंड जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना सीख लिया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लिया। ठीक है, तो आपके सामने इस चीज़ के सामने तो आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डोंट शो एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड प्रेजेंट इन इट। जैसा मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी जो है उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता इनका। ठीक है, डबल सॉल्ट्स में होता था, डबल सॉल्ट जिन चीज़ों से बने हैं
उनकी प्रॉपर्टी शो करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन चीज़ों से बना है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उससे उसकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। ठीक है, अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ योर आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन जो है वो मतलब कह लो कि पक्का है। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 2 टॉपिक्स बताया था उनमें एक आइसोमेरिज्म भी ऐड करो। आइसोमेरिज्म का टॉपिक जो होता है इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर मैं आपके नॉर्मल स्ट्रक्चरल में बात करूँ तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, और अगर स्टीरियो में बात करें तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, उसमें भी ज्योमेट्रिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो भाई आइसोमेरिज्म 2 टाइप का हम पढ़ते हैं बच्चा। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, और उसके बाद स्टीरियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो अब ये स्ट्रक्चरल ये स्टीरियो इनमें फ़र्क क्या होता है बच्चा, ये चीज़ हम जो है बहुत छोटी क्लासेस से हम जानते हैं। ठीक है, 10th क्लास से आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है। ठीक है, और 11th की स्टार्टिंग में आकर आपको इसमें फ़र्क समझा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना बच्चा, वो आपके कह लो कि अरेंजमेंट में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क शो करता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ स्पेशियल अरेंजमेंट की, ठीक है, नॉर्मल अरेंजमेंट में कौन फ़र्क शो करेगा, स्ट्रक्चर में कौन फ़र्क शो करेगा, वो करेगा आपका जो नॉर्मल वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बट अगर मैं स्टीरियो की बात कर रहा हूँ तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो स्पेशियल अरेंजमेंट में फ़र्क शो करता है। क्लियर है, चलिए, तो जो आपका स्ट्रक्चर में फ़र्क शो करेगा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो स्पेशियल अरेंजमेंट में फ़र्क शो करता है लिगेंड और उसके बीच में मेटल के बीच में, दैट इज़ योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो बच्चा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये क्यों अराइज होता है, ये अराइज होता है कि आपका जो लिगेंड है, ठीक है, जो लिगेंड है वो काउंटर आयन के साथ रिप्लेस हो जाता है। देखिए यहाँ पर Br जो था ब्रोमीन था वो लिगेंड था, और Cl जो था वो क्या था, काउंटर आयन था, लेकिन काउंटर आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, दूसरी बात है बच्चा आपके पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपका जो वाटर है, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर देखो आपको तरीका बता के रखा हुआ है, दैट इज़ वाटर गोज आउट एंड काउंटर आयर कम्स इन। ठीक है, पानी जो है वो बाहर जाएगा और काउंटर आयन अंदर आएगा, जितना पानी बाहर गया उतने काउंटर आयन्स अंदर आएंगे। देखिए आपके सामने कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाहर 3 काउंटर आयन थे और अंदर 6 वाटर थे। ठीक है, 6 वाटर थे, 6 एक्वा। तो मैंने क्या किया, अंदर से 2 वाटर को बाहर भेजा एज अ सॉल्वेंट, और बाहर से 2 काउंटर आयन क्लोरीन को अंदर ले आया। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉरी, क्लियर है, हमारी तबीयत ख़राब होती जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चा आते हैं बात आपकी कि आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। बच्चा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए ना एक चीज़ याद रखना हमेशा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 कोऑर्डिनेशन फेज होने चाहिए। ये आपके सामने एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज़ क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद 6 NH3, ठीक है, क्रोमियम, और साथ में 6 अमीन, और उसके बाद कोबाल्ट एंड 6 साइनाइड। ये पूरा का पूरा आपका बच्चा एक क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक मान लो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर आ जाते हैं, और उन कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स के लिगेंड्स आपस में जो है चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्रोमियम के साथ कौन था, NH3 था, पर यहाँ पर क्रोमियम के साथ कौन है, साइनाइड है। यहाँ पर क्रोमियम कोबाल्ट के साथ कौन था, CN था, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कौन है, NH3 है। क्लियर है, चलिए उसके बाद बच्चा आता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बच्चे जनरली आपके ना एम्बिडेंटेट लिगेंड शो करते हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड इस चीज़ को शो कर सकते हैं। क्या होता है ये लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर लिंकिंग में इशू है।
ठीक है, यानी कि जो मेरा वेरिएशन आएगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस साइड से निकल रहा है। देखिए, अगर आप ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, जो आपका कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ यहाँ पर NO2 का नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है, इसलिए हमने इसको NO2 लिखा। बट सेकेंड में अगर आप देखोगे तो ये आइसोमेरिज्म कैसे बना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि अब कोबाल्ट के साथ NO2 का नाइट्रोजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है, सो हम इसको ONO लिखेंगे। क्लियर है? नाइट्राइट, नाइट्राइटो, क्लियर है, फर्क होता है। चलिए, फिर आता है आपका बच्चा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आ गए हमारे, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली किन में कॉमन होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस, एक ट्रांस। हम जानते हैं क्या होता है, अगर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे लगे हों, ठीक है, जैसे इसमें है NH3 सेम साइड, Cl सेम साइड, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका, कह लो कि सिस, ठीक है। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे हों ग्रुप्स, ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, देन दैट इज ट्रांस, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, दैट इज कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है इट इज़ नॉट शोन बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही ये शो कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के पास कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, ये तो ठहरी बात हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, जो हमने सिस ट्रांस अभी बनाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सिस और ट्रांस कैसे दिखेंगे वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। देखो, ये चीज़ दिख रही है आपको, सेंटर में मेटल है, ठीक है, लिगेंड 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 लिगेंड, 6 लिगेंड्स हैं, तो ये कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने एक्स लिखा है तो वो लिगेंड नहीं है, ठीक है, एक्स लिखा है तो भी वो लिगेंड है, बस मैं कह रहा हूँ कि वो लिगेंड का टाइप कोई और होगा, वो कोई दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो देखो, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको सिमिलर सिमिलर ग्रुप्स दिख रहे हैं सेम साइड पे, है ना, दिस इज नोन एज सिस। और अगर आपको ऑपोजिट में वो ग्रुप्स दिख रहे हैं, देखो, एल के ऑपोजिट में एल, एल के ऑपोजिट में एल, एक्स के ऑपोजिट में एक्स, सो दिस इज ट्रांस। क्लियर? सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, दैट इज सिस, एंड सिमिलर ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स, दैट इज ट्रांस। ओके, चलिए भाई, उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होता है, अभी जो पंखे पंखे से आपको दिखते होते हैं ना हमेशा, ठीक है, ये मेरे को ना एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट याद आता है कि जब ना मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो एक बच्चा ना ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे मेरे को पूछ रहा था कि सर ये पंखे पंखे क्या बना रखे हैं ठीक है, तो ये जो पंखे पंखे आपको दिख रहे हैं सारे, ये कैसे बनते हैं, ये बच्चा होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड का केस, ठीक है। आपको याद होगा, जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, है ना, दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, मतलब वो एक लिगेंड एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए जो है वो क्या है, मेरा एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और जो एक्स है वो मेरा एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। सो इन दैट केस ए क्या होगा, ए अपनी इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ए जो है वो अपनी इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। सो इसीलिए हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के साथ जो है एम के दो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, एम के क्या है, दो बॉन्ड बन रहे हैं अलग अलग साइड से, नॉट फ्रॉम द सेम एटम, अलग अलग एटम से, ठीक है, दोनों डोनेटिंग साइड से, ठीक है। अब ये जो अगर आपके मान लो बाइडेंटेड बाइडेंटेड एक साइड पे हैं, सो दिस बिकम्स योर सिस, ठीक है। और अगर बाइडेंटेड बाइडेंटेड ऑपोजिट साइड पे हैं और यूनि 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 भी ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब बच्चा आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। एक बात याद रखना, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो सिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो सिस आइसोमर है, सिस का मिरर इमेज बना दो, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। कैसे? देखो, ट्रांस का तो कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, देखो ट्रांस का तो कभी आइसोमर बनता ही नहीं है, ट्रांस आइसोमर कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसका बन जाएगा, सिस का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस की जो है मिरर इमेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है, सिस की क्या होती है, मिरर इमेज क्रिएट होती है। ये आपका डी हो गया, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज एल, दैट मीन्स लेवर रोटेटरी, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। आपको अगर 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बच्चा, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई ऑब्जेक्ट
राइट डायरेक्शन में घुमा रहा हो, रोटेट कर रहा हो राइट डायरेक्शन में, सो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और जो इसे लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहा हो दैट इज़ लेवो रोटेटरी। तो जो डी है, अगर मैं इसमें से प्लेन पोलराइज राइट पास करूँगा तो ये उसको राइट डायरेक्शन में घुमा देगी, और ये जो एल है अगर मैं इसमें से पास करूँगा तो इसको लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देगी। एक और बेसिक्स क्लियर करने वाली बात आपकी मैं करता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को उठाऊं इक्विमोलर अमाउंट में, मतलब मैंने जितना अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया है कंपाउंड, उतना ही अगर मैं लिवो रोटेटरी लूँ और उसको मिक्स कर दूँ तो मेरे पास जो मिक्सचर बनता है बच्चा, उसे रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। याद है रेसमाइजेशन? याद है कि भूल गए? चलो, उसके बाद बच्चा बात आती है आपकी फैक्टर्स इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सबसे पहला होता है चार्ज ऑन द मेटल आयन। देखो चार्ज ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, सीधी सी बात। फिर आता है बच्चा नेचर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल आयन अब ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सी सीरीज़ का है। जब मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक 3D सीरीज़ होती है, एक 4D सीरीज़ होती है, 5D सीरीज़ होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 5D सीरीज़ वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, 4D सीरीज़ वाले उससे कम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, और 3D सीरीज़ वाले सबसे कम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है बच्चा नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नेचर कैसे मैटर करता है? देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है, लिगेंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होता है वीक फील्ड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि ये पेयरिंग कर सकते हैं। आगे हम वीबीटी में इसको समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा आपका चिलेट रिंग्स। तो मैंने जैसा आपको बताया था, चिलेट रिंग्स जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल होगा। मतलब चिलेशन जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। फिर बच्चा आती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है? ये हमको आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये हमको ना एक पूरा का पूरा डेटा देती है। ठीक है, पूरा डेटा देती है कि आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, मेनली इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, कौन सी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी, वो सभी चीज़ें हमको बच्चा यहाँ वीबीटी से पता चलती हैं। So according to this theory, metal ligand bond arises due to donation of electron pair from the ligands to central metal atom. ये तो हम जानते हैं। उसके बाद the metal atom under the influence of ligands can use n-1d ns orbitals for hybridization. देखो hybridization पे बात आ गई। ठीक है, यानी कि कौन सी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होंगी, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी, ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमें वीबीटी से पता चलता है। अब बच्चा अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस के लिए अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं, और इससे रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने बताया था कि आता है। ठीक है, तो हम उसको भी बाद में एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो लीनियर sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, उसके बाद sp3 के लिए टेट्राहेड्रल, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, dsp3 के लिए स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल में आपको फ़र्क पता होगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ़ोन है, ठीक है, अगर ये मेरा फ़ोन है तो इस फ़ोन में क्या है? ये मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। अभी तो चलो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, बट आप मान लीजिए कि दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर मैं इस स्क्वायर प्लेनर के बिल्कुल ऊपर ऐसे टिप पे एक और ऑर्बिटल रख दूँ तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? वो एक ऐसा दिखेगा कि एक पिरामिड बन रहा है जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, एक पिरामिड दिखेगा जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है। सो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस हम बोलेंगे कि दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, उसके बाद बच्चा D2sp3 की बात करें तो D2sp3 और अपना sp3d2 ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके ऑक्टाहेड्रल होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जो है वो इनर ऑर्बिटल वाला है, एक आउटर ऑर्बिटल वाला है। ठीक है, चलिए अब बच्चा कॉम्प्लेक्स के देखते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को देख के सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? कॉम्प्लेक्स पकड़ना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या क्या? आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जा सकता है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। जस्ट अ मिनट बच्चा, एक सेकेंड। ओके, अभी सारा किए कराए पे पानी फिर जाना था। ठीक है, बैटरी लैपटॉप की एकदम से कम हो गई थी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दिखी होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। चलिए, लैपटॉप चार्ज पे आ चुका है, हम भी चार्ज हो चुके हैं। देखते हैं अब आपका ये कॉम्प्लेक्स जो होता है। ठीक है, आपको जो कॉम्प्लेक्स ये दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इसका आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। पता करो। ठीक है, कैसे किया? NH3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और इसके ऊपर जो था +3 का चार्ज था उसे हमने इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे रखा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे रखा, तो हमारे पास कितना आ गया?
x का वैल्यू +3 आ गया। मतलब जो कोबाल्ट है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसका क्या है अभी ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आता है +3 आता है। ठीक है, तो हमने कोबाल्ट +3 के लिए कन्फिग्रेशन लिखी, दैट बिकम्स 3d6 एंड 4s0। इसके लिए कन्फिग्रेशन को ना ड्रॉ करो इनके ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सीक्वेंस दिखेगा। अब यहाँ पर मेरा फ़र्क आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का। देखो, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, मैंने बोला था अभी जस्ट जब मैंने आपको ऊपर बताया था, तो मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, वीक लिगेंड नहीं कर सकता। अब NH3 क्या है, NH3 जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर देगा 3D में। तो इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर किए। अब आपको ढूंढनी है वो ऑर्बिटल्स जो कि खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो ऑर्बिटल्स जो कि खाली ढूंढनी पड़ी हैं। तो हमने एक D का लिया था 3D, S से लिया था हमने 4s, एंड P के लिए हमने लिया था 4p। उन ऑर्बिटल्स को ढूंढो जो खाली बच गई। 2D की बच गई, ठीक है, एक आपकी S की ऑर्बिटल खाली बच गई, और 3 आपकी P ऑर्बिटल्स खाली बच गई। तो इसके लिए बच्चा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, D2sp3। क्लियर है। D2sp3 के लिए बच्चा ज्योमेट्री क्या होती थी, ऑक्टाहेड्रल होती थी। इसके लिए मैग्नेटिक बिहेवियर, अब मैग्नेटिक बिहेवियर हमने D ब्लॉक में डिस्कस किया था। अगर तो बच्चा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर आपके D के अंदर, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 3D के अंदर, मान लीजिए अगर होंगे, तो वो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होगा। बट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ऐसा अनपेड, सभी पेयर हो रखे हैं। देखो सभी पेयर्ड हो गए ना, तो वो इन दैट केस क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। फिर बच्चा आता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए भी हमने डी ब्लॉक में बात की थी कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n√n×n+2। इससे एक बढ़िया तरीका है कि आप सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पता करो। ठीक है, जैसे ही आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लगे आप तभी बता दोगे। कैसे, मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकले 3, ठीक है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा मान लीजिए। इस केस में तो कोई नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकले 3D में। तो उसमें क्या होगा, मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका आंसर 3.2, 3.8, मतलब 3 होगा पॉइंट समथिंग। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 5 होंगे तो 5 पॉइंट समथिंग। क्लियर है, ओके। चलिए फिर बच्चा हमारा आज के टॉपिक का, हमारी आज की क्लास का लास्ट पार्ट, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है बच्चा कि जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं, आप यही मानते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स, जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, उन सभी ऑर्बिटल्स की पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, हमेशा नहीं होती। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उनकी एनर्जी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, और उनमें से जो केस है मेन वाला, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो देखते हैं कि ये देखिए, in the free transition metal ions all the 5d orbitals have equal energies, that means they are degenerate orbitals। पर ये नॉर्मल केस की बात है, फ्री वैलेंसी वाला केस। अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, मेरी ये पांचों की पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। अब ये जो स्प्लिट होती हैं, इनके स्प्लिट होने से क्या होता है, इनके स्प्लिट होने से ये दो अलग अलग लेवल्स में बढ़ जाती हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल रहा हूँ दोनों का एनर्जी सेम नहीं है, ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल्स अलग हो जाएंगी, 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगी। ठीक है, जिनके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं उसे हम बोलते हैं T2G। ठीक है, उस ग्रुप को T2G बोला जाता है, T2G लेवल। और जो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स वाला है उस ग्रुप को हम बोलते हैं EG लेवल। ठीक है, वो क्या होगा, EG होगा। तो पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर। जैसे मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो नियरली सिमिलर टू आयनिक बॉन्ड नेचर का ही होता है। ठीक है, सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल एंड आयन। ठीक है, और एक ऐसी फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। उसके बाद द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव सेंटर्स एंड दीज नेगेटिव सेंटर्स आर सो अरेंज्ड अराउंड द सेंटर मेटल एटम दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, ये जो नेगेटिव सेंटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ इतनी रिपल्शन में होते हैं, मतलब इतनी डिस्टेंस पे होते हैं कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो सके। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन मिनिमम होने से क्या होता है बच्चा, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है,
फिर उसके बाद कि फ्री ट्रांजिशन स्टेट पे जो मेटल आयंस होते हैं उनमें पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है वो बराबर रहता है, ठीक है, जिन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बट अगर यही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या करें, जब हमें इन्हीं को ही किस में लेके जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लेके जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो इन दैट केस बच्चा क्या होता है, इन दैट केस इनके बीच का एनर्जी स्प्लिट कर जाता है। अब वो एनर्जी स्प्लिटिंग जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल के लिए अलग अलग होती है। देखो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 ऑर्बिटल जो हैं कैसे सेपरेट होंगी, 2 अलग हो जाएंगी, 3 अलग हो जाएंगी। जो 3 होती हैं दैट आर T2G। इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स आती हैं, DXY, DYZ और DZX, ठीक है। आपको पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स के नाम आते हैं किसी को, ठीक है, आते होंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ², ठीक है। ये आपकी 5 ऑर्बिटल्स की क्या होती है, नाम होते हैं, ठीक है। ये आपकी 5 ऑर्बिटल होगी। इसमें से जो DXY, DYZ और DZX होती हैं ये T2G कहलाई जाती हैं, ठीक है। इनका नाम जो होता है दैट इज T2G। और जो आपकी DX² माइनस Y² है और DZ² है, ये दोनों ऑर्बिटल्स को हम EG बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाएगा, EG। अब याद रखना बच्चा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, ठीक है। ये आपको बीच में से एक लाइन पास होती हुई दिख रही होगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल इन ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल से निकली है, ठीक है। मेन ऑर्बिटल जो थी हमारी 5 जो एक साथ थी, ठीक है, बीच में से निकली है, ये होती है एवरेज एनर्जी, जिसे हम बैरे सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी होता है, इसे इसका नाम होता है बैरे सेंटर, ठीक है। इस बैरे सेंटर में अगर हम देखें तो EG और T2G इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा फिलहाल, उसे मैं डेल्टा O से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। डेल्टा O रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल। तो इस बैरे सेंटर से EG का दूरी कितना है, EG के साथ गैप कितना है, 3/5 ऑफ दिस डेल्टा O, ठीक है। और इसी बैरे सेंटर से T2G का गैप कितना है, दैट इज 2/5 डेल्टा O। तो बैरे सेंटर से EG का गैप कितना हुआ, 3/5, ठीक है, इसका 3/5 पूरे एनर्जी का। और जो बैरे सेंटर से T2G का गैप हो गया वो कितना हो जाएगा आपका, 2/5, ठीक है। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा होता है, उसमें क्या रहेगा, आपका T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे आएगा। बट बैरे सेंटर से डिस्टेंस उतना ही है, T2G उसमें भी 2/5 था, इसमें भी 2/5 रहेगा, ठीक है। EG उसमें भी 3/5 था, इसमें भी 3/5 रहेगा। फर्क क्या आएगा, उस पूरे एनर्जी गैप को, T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप था, उसे हम वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा O से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम उसे डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बच्चा हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, ओके।